नमस्कार, आदाब। मैं ऐशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। आज हैदराबाद में ज्योतिराव फूले प्रजा भवन में बम की धमकी वाली कॉल मिली, जिसके बाद पुलिस और अन्य टीमें तलाशी ले रही हैं। यह परिसर, जिसे पहले प्रगति भवन कहा जाता था, वर्तमान में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू के आधिकारिक निवास के रूप में कार्यरत है। 7 दिसंबर 2023 को रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अपने शपथ ग्रहण के दिन उन्होंने प्रगति भवन का नाम बदलकर प्रजा भवन कर दिया। इसका अर्थ था लोगों का भवन। यह बात मंगलवार सुबह वाराणसी जाने वाले इंडिगो की एक उड़ान को दिल्ली हवाई अड्डे पर बम होने की धमकी मिलने के कुछ घंटों बाद आई, लेकिन विमान की तलाशी में यह अफवाह निकली। उन्होंने बताया कि बम की आशंका के कारण अधिकारियों को जहाज पर सवार सभी कर्मचारियों और 176 यात्रियों को बाहर निकालना पड़ा और तलाशी अभियान शुरू करना पड़ा। सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने में केरल को देश के बाकी हिस्सों के लिए आदर्श बताते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने महसूस किया कि शेष भारत को सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने में दक्षिणी राज्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। कोझिकोड में IUML द्वारा आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में भाग ले रहे रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्हें केरल पर गर्व है, क्योंकि इसने राज्य में सांप्रदायिक ताकतों के पनपने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। आगे उन्होंने कहा कि मुझे केरल आकर गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे भारत को केरल से सीखने की ज़रूरत है कि बाहर से बढ़ते दबाव के बावजूद वह अपने समाज को कैसे अछूत रखता है। मुझे इस बात से खुशी हो रही है कि मेरे नेता राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उन्हें तेलंगाना से चुनाव लड़ने के लिए मनाने की मेरी पूरी कोशिश हुई थी। रेवंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा व्यक्ति बताया जो महसूस करता है कि वह एक राजा है और कोई भी ताकत उन्हें सत्ता से नहीं हटा सकती। लोगों ने उन्हें 2 मौके दिए, लेकिन वह प्रदर्शन करने में असफल रहे। समय आ गया है कि लोग उन्हें इस लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर कर दें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद बंदे संजय कुमार ने बहुत ही कड़े शब्दों में के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना में पिछली भारत राष्ट्र समिति सरकार की आपातकाल से भी बदतर फोन टैपिंग के लिए आलोचना की है। केसीआर की हरकतें लोकतंत्र का अपमान है। BRS शासन के तहत की गई फोन टैपिंग आपातकाल से भी बदतर है। यह संवैधानिक और मानवाधिकार का उल्लंघन है। भाजपा नेताओं और हमारे अनुयायियों की टैपिंग से केसीआर का भाजपा से डर अब खुलकर सामने आ गया है। पुलिस पूछताछ के दौरान राधा किशन राव ने बयानों से पूर्व CM केसीआर द्वारा फोन टैपिंग मामले में शामिल होने के मेरे पिछले बयानों की पुष्टि की है। अब यह स्पष्ट है कि केसीआर शराब घोटाले में फंसी अपनी बेटी को बचाने के बदले में विधायक खरीद फरोख्त का मामला गढ़ना चाहते थे। यह कितनी शर्म की बात है कि केसीआर और उनके गिरोह ने जोड़ों के बीच निजी बातचीत को भी नहीं बख्शा। उन्होंने टिप्पणी की कि केसीआर ने संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति के रूप में न केवल कानून को धोखा दिया है, बल्कि फोन टैपिंग के माध्यम से नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को भी कुचल दिया है। उन्होंने मांग की कि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ फोन टैपिंग में शामिल सभी लोग BRS पार्टी से टैपिंग करने वालों पर मुकदमा चलाना चाहिए और उन्हें जनप्रतिनिधियों के रूप में उनके पदों से हटाया जाना चाहिए। BRS नगर कुन्नूर के सांसद उम्मीदवार RS पनवीर ने कोल्हापुर निर्वाचन क्षेत्र के चिन्नम्बावी मंडल लक्ष्मीपल्ली गांव के BRS नेता श्रीधर रेड्डी की हत्या की गहन जांच का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार 1 सप्ताह के भीतर श्रीधर रेड्डी के लिए न्याय सुनिश्चित करने में विफल रही तो BRS राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा। प्रवीण कुमार ने श्रीधर रेड्डी के शोक व्यक्त करते हुए परिवार के सदस्यों के साथ DGP रवि गुप्ता से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हत्या के 4 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव के खिलाफ शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने निष्क्रियता की आलोचना की और बताया कि पुलिस ने मंत्री के अनुयायियों से पूछताछ तक नहीं की। श्रीधर रेड्डी के पिता न्याय और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि चिन्नम्बावी पुलिस को आसन हत्या के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने निवारक कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोपियों को प्रदान की गई सुरक्षा की भी निंदा की। उन्होंने सवाल किया कि अगर आरोपियों को मंत्री के आवास पर सुरक्षा दी गई तो पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता है। उन्होंने आगाह किया कि त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के बिना राज्य की कानून व्यवस्था में जनता का विश्वास गंभीर रूप से प्रभावित होगा। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में शाम को टैंक बंड में एक बड़े लेजर शो और आतिशबाजी प्रदर्शन के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ एक बड़े पैमाने पर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। इस मेगा इवेंट के लिए 5000 से अधिक पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। टैंक बंड पर लगभग 80 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें शहर के जाने माने होटलों के फूड स्टॉल के साथ साथ स्वयं सहायता समूह के हस्तशिल्प, हथकरघा जैसे कई उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।
बच्चों के लिए विभिन्न खेलों से युक्त मनोरंजन कक्ष बनाया जाएगा। समारोह की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव शांति कुमारी ने कहा कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों के मौजूद रहने की संभावना है। अधिकारियों को व्यापक इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। बीआरएस पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में अवैध शराब भट्टियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीआरएस नेता एम कृषक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार ने राज्य में अवैध शराब कंपनियों के प्रवेश को रोका था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने बताया कि नई बियर कंपनी सोम डिस्टिलरीज तेलंगाना में लाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह 2019 में सोम डिस्टिलरीज के साथ 1.31 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यही डिस्टिलरीज कंपनी कांग्रेस पार्टी को लाखों रुपए का चंदा देती है। बीआरएस नेता ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कई जगह छापे मारकर सोम डिस्टिलरीज को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कोई डील की थी और सोम डिस्टिलरीज कंपनी को तेलंगाना में बियर बेचने की अनुमति दी थी। पुलिस ने मंगलवार को कपास के बीज खरीदने के लिए कतार में लगे किसानों को तीतर बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया, जो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। राशि 2 ब्रांड के बीजों की कमी के कारण जिले के कई हिस्सों में किसान सुबह 7 बजे से ही बीज बेचने वाली दुकानों पर उमड़ पड़े। उन्होंने बीज खरीदने के लिए लंबी कतारें बनाई। बीज खरीदने के समय भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। उन्होंने विभिन्न ब्रांडों के बीज का निरीक्षण किया। किसानों को इस बात का मलाल है कि उन्हें 400 ग्राम वाले केवल 2 पैकेट खरीदने की अनुमति दी गई है। उन्होंने राशन के बीज को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। किसानों को धक्का देने को लेकर पुलिस से बहस भी हुई। इसके बाद पुलिस ने कुछ देर के लिए किसानों को तीतर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ देर के लिए तनाव उत्पन्न हो गया। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज की बात से इनकार किया है। शहर के इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने किसानों के खिलाफ लाठीचार्ज का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल भगदड़ रोकने और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि किसान बीज खरीदने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे अपनी बारी का इंतजार करें और बीज खरीदें। दोनों तेलुगु राज्यों में कुछ दिनों से हल्के बारिश के साथ मौसम ठंडा हो गया है। आपदा प्रबंधन एजेंसी ने पहले से ही बेहद सावधान रहने के बावजूद अगले 2 दिनों तक और अधिक सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों तक उच्चतम तापमान दर्ज किए जाने की संभावना है और ओलावृष्टि होने की भी खतरा है। उत्तरी तट और रायलसीमा में मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को प्रदेश के 139 मंडलों और बुधवार को 195 मंडलों में भयंकर ओलावृष्टि होगी। तेलंगाना में भी धूप की तीव्रता बढ़ गई है। कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून 4 से 5 दिनों में केरल तट से टकराएगा। IMD का कहना है कि इस बार देश में सामान्य से ज़्यादा बारिशें होंगी। KPCC अध्यक्ष और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस परिवार नामक एक नई पहल शुरू करेगी। KPCC कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस परिवार नामक एक नई पहल शुरू कर रही है। पहल के तहत प्रत्येक बूथ पर 50 पार्टी कार्यकर्ताओं की पहचान की जाएगी और उनका नामांकन किया जाएगा। पार्टी के सभी गतिविधियों में ये 50 बूथ कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभी पार्टी नेताओं को हर बूथ पर इन पार्टी कार्यकर्ताओं का निर्माण और पोषण करना है। हम इस संबंध में 1 जून को पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुला रहे हैं। पार्टी के सभी नेताओं को इस नई पहल के लिए तैयार रहना चाहिए। मुख्यमंत्री और मैंने अब से हर हफ्ते पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने का फैसला किया है। मैंने पहले ही मुख्यमंत्री के साथ इस योजना पर चर्चा की है और हम जल्द ही ये बैठक आयोजित करेंगे। यह बैठक केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्राथमिक सदस्यों के लिए है। इन बैठकों की तारीखों को 1 सप्ताह पहले ही अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि पार्टी कार्यकर्ता योजना बना सके। यह पहल इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है कि व्यस्त कार्यक्रम के कारण हम दूर दराज से आने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाते हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।